नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पी के गुप्ता, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट नियर एसजीपीजीआई लखनऊ। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन और हेल्थ के विषय में। न्यूट्रिशन हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा विषय है जो सबके जीवन को प्रभावित करता है। और अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि पीजीआई में नेशनल न्यूट्रिशन मंथ का आयोजन हुआ और उसमें हमारी मुलाकात डॉक्टर रमा त्रिपाठी से हुई, जो कि चीफ डाइटिशियन है एसजीपीजीआई में। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे दर्शकों को इस जो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ का है इसके बारे में आप शेयर भी करेंगे और आगे की चर्चा भी हम शुरू करेंगे। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रमा त्रिपाठी अपना परिचय दर्शकों को दें। धन्यवाद सर। मैं रमा त्रिपाठी और मैं एज अ चीफ डाइटिशियन संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत हूँ। साथ ही मैं पोषण धारा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ और IAPN लखनऊ चैप्टर की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। सर ने आज आपसे कुछ चीजें शेयर करने का मौका दिया है, तो आशा है कि इस चर्चा से आप लोग को भी काफी फायदा मिलेगा। थैंक यू। पिछले पॉडकास्ट में कुछ प्रश्न छूट गए थे, हमने कहा उसको कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल सर। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स में न्यूट्रिशन का बड़ा महत्व है। अक्सर एंटीनेटल चेकअप में हम उनको उनका ज्ञान बढ़ाते हैं, बताते हैं। एनीमिया पे बड़ी बात करते हैं क्योंकि एनीमिया फ्री इंडिया एक कैंपेन भी चल रहा है। तो ये न्यूट्रिशन का महत्व प्रेग्नेंट वुमेन कितना है, इस बारे में अपने लेवल पे आप लोगों को बताएं कि क्या हम कर सकते हैं उसमें। सर, ये जो सवाल आपने किया है इसके बारे में इस वक्त समाज में चर्चा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है और काफी CME भी हम लोग इस विषय पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले दो चीजों पे मैं बात शुरू करना चाहूंगी। प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा फेज होता है किसी भी स्त्री के लिए, बट प्रेगनेंसी में पोषण के महत्व के से बात करने से पहले मैं ये चाहूंगी कि जितनी भी बच्चियां हैं कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सर जो हमारे भारत में एनीमिया का जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 60 to 70% है, स्पेशली गर्ल्स में। क्योंकि इसके साथ दो तीन रीजन है। पहला तो समाज में जागरूकता नहीं है कि किस चीज में आयरन होती है और क्या चीज खाना चाहिए। दूसरा, शायद उस जगह उन चीजों की उपलब्धता ना हो। और तीसरा सर, अभी भी समाज में कहीं डिस्क्रिमिनेशन है कि कुछ चीजें बॉयज को ही दी जाती हैं, बच्चियों को नहीं दी जाती, जबकि उनमें आयरन की चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। विशेष रूप से उनकी जो हाँ, क्योंकि सर उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनमें जो पीरियड्स होते हैं, उनमें जो लॉसेस होते हैं, उसकी वजह से आयरन की काफी कमी हो जाती है। तो अगर बच्चियों का जो रक्त में आयरन का जो लेवल है अगर वो शुरू से ही सही रहेगा तो प्रेगनेंसी में बाकी समस्याएं नहीं आएंगी। इसलिए बच्चियों, मैं सभी माता पिता से ये आग्रह करना चाहूंगी कि वैसे तो घर में सभी को आयरन की जरूरत होती है, लेकिन बच्चियों को विशेष तौर पर आयरन के बारे में जागरूक रखें और उन्हें आयरन युक्त आहार शुरू से ही दें, तो प्रेगनेंसी में ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। अब सर, जैसे आप प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में हमें एक नहीं दो लोगों की देखभाल की जरूरत पड़ती है। एक जो आपके घर में बच्चा पल रहा है और एक आपकी स्वयं की देखभाल। तो इसके लिए क्या होता है, नॉर्मली जो हम पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी को 3 ट्रिमेस्टर में बांटते हैं। एक ट्रिमेस्टर का मतलब 3 महीना। तो जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है उसमें तो जनरली लेडीज को काफी सारे नॉजिया, वॉमिटिंग वाली कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो उसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जरूरत नहीं हम कहते, बट शुरुआत कर देते हैं। जो दूसरा ट्रिमेस्टर होता है, यानी कि 4 से लेके 6 माह तक, उस वक्त हम जो रोज के इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है उससे 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो आता है 7 से 9 महीना, यानी कि जो थर्ड ट्रिमेस्टर होता है, उसमें हम कैलोरीज को 450 यानी कि 450 प्लस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा जैसे किसी की जो
महिला की जरूरत नॉर्मल डेज में अगर 1800 कैलोरी है तो हम थर्ड ट्रिमेस्टर में 450 एक्स्ट्रा यानी कि 2250 कैलोरी देंगे। इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज में आपको बता रही हूँ। इसको डाइट के फॉर्म में अगर सिंप्लीफाई कर सकें। जी जैसे अगर मान लीजिए वो रोज के, मैं नॉर्मल अगर आपको सुबह से शाम का मेनू बताऊं, जैसे वो नाश्ते में अगर 1 कप दलिया ले रही है तो उसको 2 से 3 कप दलिया लेना होगा। खाने में अगर वो रोटी दाल सब्जी जो नॉर्मली हम लोग अपने घरों में दोपहर के खाने में खाते हैं, तो उसको सबसे पहले तो रोटी में गेहूं के साथ बेसन को मिक्स करना होगा, यानी कि जिससे कि आयरन और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए। साथ में 2 की बजाय 4 रोटी, दाल 1 की बजाय 2 कटोरी, सब्जियों में नॉर्मल सब्जी के साथ एक हरा साग जरूर रखना चाहिए। साथ ही दही दूध जो भी वो लेती है, खासकर खाने के साथ लोग दही ज्यादा लेते हैं, तो बजाय 1 कटोरी के 2 कटोरी दही। तो इस तरह से वो अपने खाने की मात्रा हर मील में बढ़ाकर उस कैलोरी को मीट अप कर सकती है। तो आपने जो रोटी बताया वो मोटे अनाज का हो तो बेहतर है। हाँ जी सर, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जो रोटी होती है अगर हम उसमें मल्टीग्रेन जिसको हम बोलते हैं, बट मल्टीग्रेन कोशिश करिए बाजार से मत लीजिए आप। जैसे उसमें 1 रुपए में 60 पैसे अगर आपका गेहूं है तो 40 पैसे में ज्वार, बाजरा, जौ, बेसन सारी चीजें मिक्स कर लें, तो वो आपका बहुत संतुलित रोटी के लिए आटा तैयार हो जाएगा। एक चीज मैं जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके लिए और आपसे बताना चाहूंगी इस बात को कि वो अगर रोटी के आटे को तैयार करने के लिए पानी की बजाय दूध से अगर उसको तैयार करेंगे तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। या उसी आटे को पकी हुई दाल से अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें उस रोटी में 2 रोटी में शायद 4 रोटी का प्रोटीन मिल जाएगा, प्लस क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। या फिर उसी जो आपका रोटी का आटा है उसी में अगर आपने कोशिश किया तो कभी पनीर डाल लीजिए या और भी कोई भी सोयाबीन ज्यादा डाल लीजिए। रोटी का आटा मींस क्या हुआ? जो रोटी बनाने के लिए आप आटा तैयार करते हैं, डो बनाते हैं, है ना, उसमें अगर इन चीजों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त आप शायद बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट लेडी को फुलनेस रहती है तो आप उतना ना खा पाए, तो जैसे कहते हैं ना 10 रुपए का छोटा रिचार्ज, 10 रुपए का छोटा रिचार्ज में बड़ा पैक, तो आप 1 रोटी में 2 से 3 रोटी के फायदे ले पाएंगे। इसके साथ जो घर में महिलाएं, एक तो बाजार का दही मत इस्तेमाल करिएगा, जो घर में महिलाएं दही जमाती हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 1 कप अगर आपने दूध लिया और अगर उसमें सूखा 2 चम्मच दूध का पाउडर डाल दिया और उसका दही सेट किया तो 1 कटोरी में आपको शायद 3 कटोरी के फायदे मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, प्रैक्टिकल टिप्स आप बता रहे हैं। प्रैक्टिकल टिप्स जी आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से गर्भवती महिलाओं को ये तो आप न्यूट्रिएंट कैसे बढ़ा सकते हैं उसके टर्म्स में है, प्लस गर्भवती महिलाओं को कोशिश करना चाहिए जो अपने रोजमर्रा के काम है वो जरूर करें। बेड रेस्ट अगर किसी क्लिनिशियन ने सलाह दी है, कोई विशेष प्रॉब्लम है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, हाँ, अदरवाइज कोशिश करें कि वो जरूर लें। जो लोग मांसाहार या एग्स का सेवन करते हैं वो खाने में कोशिश करें कि लीन जो आपका लीन प्रोटीन होता है उसके लिए चिकन है, फिश है, या फिर वेजिटेरियन में, हाँ, अगर वेजिटेरियन है तो आप सोयाबीन है, दालें हैं, मूंगफली है, चना है, भुने हुए मखाने हैं या सत्तू का पाउडर है, ये सारी चीजें आपके बच्चे का वजन बढ़ाएंगी और उनके विकास को अच्छा करेंगी, बिकॉज़ गिविंग प्रोटीन। यस, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, एक बड़ी सामान्य से प्रश्न अक्सर आते हैं, हम लोग फेस भी करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज मैनिफेस्ट कर जाता है पहली बार जी। तो अभी आपने बताया मोटे अनाज का रोटी, तो उसमें किस टर्म्स में आप देखेंगे, क्या आप सलाह देंगे कि अगर मैनिफेस्ट हो जाता है या तो पहले तो जांच कराएं, अगर मैनिफेस्ट होता है तो हम कैसे उसको मैनेज कर पाए एक आम लोगों की भाषा में? इसको सर हम टेक्निकल टर्म में जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। आजकल ज्यादातर महिलाओं में, विशेषकर जो बहुत ज्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल में है, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्याएं ज्यादा आती हैं, या जिनके कभी पेरेंटल हिस्ट्री में शुगर है तो उनको अक्सर जेस्टेशनल डायबिटीज 6 मंथ ऑनवर्ड डिटेक्ट ज्यादातर होता है। यानी कि एएनसी चेकअप में ब्लड शुगर फास्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में
रेगुलर आई थिंक कराते रहना इसमें चाहिए। सर 75 ग्राम ग्लूकोज देके भी एक OGTT टेस्ट राइट होता राइट है, राइट 0, 1, 2। तो यस यस उसकी एक लेवल्स आते ग्लूकोज हैं। टॉलरेंस टेस्ट यस हाँ यस जी। तो उसको हम अपने जो भी एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके ही संपर्क में राइट रह के राइट और इस जांच को बड़ा कराएं। इम्पोर्टेंट है जी, डायग्नोसिस। बिल्कुल बहुत बहुत से जरूरी लोग है। बहुत सिंसियरली इसको लेते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल। आपको जी एक तो पूरे 9 मंथ और उससे पहले प्लानिंग के टाइम भी आपको अपनी गायनी या जो भी क्लिनिशियन उनके सुपरविजन में ही सारी चीजें करनी चाहिए वेरी सर। नाइस जैसे कि कोई भी कभी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम या जैसे हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो वो मार्कर्स वगैरह कराने में मदद मिलती है। राइट तो राइट इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज में जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया मोटा अनाज। मोटा अनाज क्या होता है सर? शुगर को रेगुलेट करता है, क्योंकि मोटे अनाज में फाइबर ज्यादा होता है, आपके जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, आपके प्रोटीन्स रिच होते हैं, प्लस सॉल्युबल फाइबर्स भी होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो मोटे अनाज के साथ साथ जेस्टेशनल डायबिटीज में हम सिर्फ 2 चीजों को मना करते हैं, सिंपल शुगर यानी कि गन्ने के रस से बनी हुई चीजें जैसे चीनी, आपका गन्ने का जूस, गुड़ या मिठाई, हम उसको मना करते हैं। बाकी आप संतुलित आहार नॉर्मल लें जिससे कि बच्चे के विकास में समस्याएं ना आए। और जब भी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज डिटेक्ट हो, कोशिश करें कि आप अपना जो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग है वो जरूर करते रहें जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। और सर ये एक बार बच्चे की डिलीवरी के बाद जनरली नॉर्मल शुगर लेवल आ जाता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना कि एसजीपीजीआई के बगैर में आप फेस करते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिपार्टमेंट भी है। लोग जो है फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसमें लोगों ने लॉस किया हुआ है, यानी कि स्टिल बर्थ तक होते हुए देखा मैंने। अल्टीमेटली सेकंड प्रेगनेंसी में फिर अवेयर होते हैं, फिर वो आते हैं एसजीपीजीआई तक, फिर वो डायबिटीज की बड़ी स्ट्रिक्ट डायग्नोसिस से मॉनिटरिंग होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगा बच्चों के बारे में। बच्चे जो ग्रोइंग एज है और उनके लिए बड़ा हेल्दी डाइट हैबिट बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अब माँओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे आपके न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, एक तो 0 to 6 में जो अपना ब्रेस्ट मिल्क है वो माएँ बच्चों को ज़रूर दें जिससे कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो। लेकिन 6 महीने के बाद सर जो मिल्क है वो एक कंप्लीट फूड का काम नहीं करेगा। ये एक मिथ है सर। बिल्कुल। क्योंकि दूध एज़ तरल पदार्थ की तरह ज़्यादा हम लोग यूज़ करने की सलाह देते हैं। वीनिंग स्टार्ट करने को बोलते हैं। वीनिंग मतलब 6 मंथ पे आई थिंक 6 मंथ से शुरुआत कर देते हैं। सर जो हमारे अन्नप्राशन की जो परंपरा शुरुआत है, परंपरा वो इसीलिए कि हम उसके पहली बार अन्न बच्चे को थोड़ा-सा ग्रहण कराते हैं जिससे कि उसकी शुरुआत करते हैं। एक रिचुअल है बट उसका साइंटिफिक लॉजिक है। अन्नप्राशन में भी आपने देखा होगा हम चावल से अन्नप्राशन कराते हैं क्योंकि बच्चों में गेहूं में जो ग्लूटेन पाया जाता है उसकी एलर्जी ना हो। अच्छा, इसलिए चावल हमारे से यानी खीर आई थिंक। हाँ, बिल्कुल। खीर से अन्नप्राशन की इसीलिए इसका भी साइंटिफिक रीजन है सर। हमारे पूर्वजों ने जो हमारी खान पान की शैली बनाई है वो बहुत साइंटिफिक है। हम शायद उसे कहीं भूल चुके हैं, तो अभी हमें वापस उस ओर जाना है। तो इसलिए बच्चों को 6 महीने से हम वीनिंग जिसको कहते हैं ठोस आहार को देने की शुरुआत कर देनी चाहिए, जिसमें आपकी दलिया है या चावल का माड़ है या दही से संबंधित आहार है या फिर आप जो है दूध रोटी या फिर सत्तू का पेस्ट या लपसी जिसको बोलते हैं बच्चा इजीली ले। लपसी या फिर सूप है सब्जियों का। लपसी कैसे बनता है? सर लपसी बेसिकली जो हमारा मोटा अनाज है उसका भी बना सकते हैं, जैसे बाजरे की है, जई की है या फिर आप बेसन की है। शुगर होता है उसमें? नहीं सर, वही मैं आ रही हूँ। बच्चों को शुगर एटलीस्ट 2 साल तक नमक और चीनी ना दे तो बेहतर है। नमक और चीनी दोनों? हाँ, ना दे तो बेहतर है क्योंकि उसको जैसे ही आप इंट्रोड्यूस कराएंगे फिर वो बिना उसके खाएगा नहीं। ये तो लोग देखते हैं कि चिप्स वगैरह लोग देना शुरू कर देते हैं। नहीं सर, उसके वो जो मतलब टेस्ट बड्स जो है वो एडिक्ट हो जाते हैं मेरे वो हिसाब एडिक्ट से। हो जाते हैं सर, फिर वो वही लेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमक और चीनी ना दें। हाँ, अगर वैसे तो खाने में अपनी नेचुरल मिठास होती है बट अगर बहुत ज्यादा है तो जैसे खजूर का पेस्ट है, किशमिश का पेस्ट है, ये सब खाने में देना शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ साथ फल का जूस ना दे के फल एज इट इज मैश करके देना चाहिए। अब सर आते हैं प्रोटीन जिसकी कि बच्चे के ग्रोथ में बहुत जरूरत होती है।
तो माँओं को ये कोशिश करनी चाहिए कि हर खाने में या तो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, शाम का नाश्ता हो या रात का खाना, उन्हें प्रोटीन रिच जैसे दालें हैं, अंडा है, पनीर है, दही है, सोयाबीन है या ड्राई फ्रूट्स में मूँगफली का पाउडर है या फिर सत्तू है, तो इन चीज़ों का जितना उपयोग करेंगे, बच्चों की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। इसके लिए सर मैं एक चीज़ और भी आपसे कहूँगी, आजकल क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में हम लोग रह रहे हैं। स्क्रीन टाइम पे बात करना चाह रही हैं आप। तो डिजिटल वर्ल्ड में क्या है, बच्चा जब देखता है टीवी में तरह-तरह के पकवान, तो वो आपका नॉर्मल डेली रूटीन का दाल, रोटी, सब्ज़ी शायद ना खाए। तो आप एक 2 चीज़ों का इसलिए ध्यान रखें, एक तो फूड की प्रेज़ेंटेबिलिटी अच्छी रखें, जो दिखने में अच्छा हो, कलरफुल हो, थोड़ा किसी कार्टूनिश शेप में हो या ऐसा कुछ उसको आप जो उसको पसंद हो उस शेप में हो। दूसरा उसकी खुशबू अच्छी हो और प्लस इनोवेटिव हो। जैसे मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँगी, बच्चा अगर मैं अपने भारतीय भोजन की शैली में ही आपको बताऊँगी, जैसे बच्चा मान लीजिए दाल-चावल नहीं खाता है, आप उसको फरे दे दीजिए। आप उसको प्लेन जैसे हम लोग अपनी भाषा में चिल्ले बोलते हैं, वो दे दीजिए, जिसमें भी दाल और चावल का मिक्सचर रहता है। आप फरे भी दाल-चावल के बनते हैं, जो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। साथ में कोशिश करिए कि चेंज करते रहिए। जैसे आज आपने खाना दिया, इंट्रोडक्शन के टाइम में तो 1 दिन में 1 ही खाना देंगे जब वीनिंग आप कराते हैं। बट जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन फूड के टर्म्स में बहुत बढ़ती है। तो इन टर्म्स ऑफ आप वो बाहर का खाएँ, आप घर में ही वो चीज़ बना के दे दीजिए, जिससे कि खराब फैट नहीं रहेगा, प्रिज़र्व फूड नहीं खाएगा, बहुत ज़्यादा दिन का खाना बना हुआ जो वहाँ रहता है, वो नहीं खाएगा। अब बात आती है सर, जैसे कंप्लीट फूड एज़ अ मिल्क हम लोगों ने ये एक वर्ड यूज़ किया था, टर्म यूज़ किया था। दूध को आप ऐसे ना देकर, दूध मान लीजिए माएँ बहुत चिंतित करती हैं, बच्चा दूध नहीं पीता है। दूध के प्रिपरेशंस तो आई थिंक। दूध को एक बार पीता तो ठीक है, ना भी पिए ठीक है। दूध की प्रिपरेशन जैसे दलिया है, खीर है, सेवई है, कुछ नहीं तो दूध रोटी ही दे दिया या जो आपने लपसी बनाई, तो लपसी में उसको पतला करने के लिए पानी की बजाय दूध से उसको पतला किया। उसी में थोड़ा-सा नारियल को कद्दूकस कर दिया, जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उसको उसी में पीस के डाल दिया। तो इस तरह से लपसी जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस बन जाएगी और वो बच्चे की ग्रोथ में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। साथ ही अगर कभी लगता है कि कुछ मीठा देना चाहिए, तो जो मिश्री का पाउडर होता है, अच्छा, मिश्री का पाउडर सर क्या होता है कि एक जो धागे वाली आपने बड़ी-बड़ी मिश्री देखी होंगी, तो उसको घर में ही ग्राइंड करिए, उसके पाउडर को इंट्रोड्यूस थोड़ी मात्रा में कराइए, ज़्यादा नहीं, तो उससे बच्चे को थोड़ी मिठास डेवलप होगी। बट बहुत मात्रा में चीनी और गुड़ उस वक़्त ना दें। साथ ही आजकल ना बॉर्नविटा बॉयज़, बॉर्नविटा गर्ल्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए, बट कभी भी आप उसके जो इंग्रीडिएंट है उसमें देखिए, फ्लोर ज़्यादा होता है, जो प्रिजर्वेटिव हैं वो ज़्यादा होते हैं, प्लस शुगर बहुत होता है। तो कोशिश करें इन चीज़ों को डिस्करेज करें। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बच्चों में ऐसा नहीं है कि वो जो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट है ना, उसमें तो जैसे ग्रोथ में तो प्रोटीन की ज़रूरत है, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट में फैट की बड़ी ज़रूरत है आई थिंक। ब्रेन डेवलपमेंट एज़ वेल उनका सेल मेम्ब्रेन। तो एक प्रॉब्लम और आती है, हम लोगों ने देखा है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी, एक इस पे भी बात हो रही है। तो क्या चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या प्रॉब्लम ऑफ ओवर न्यूट्रिशन और या लैक ऑफ एक्सरसाइज या प्लेइंग, ये क्या दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्या? सर बच्चों में जो ओबेसिटी की समस्या है उसके 3 बड़े फैक्टर हैं। पहला डेफिनिटली लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा एक्सेस इनटेक ऑफ आउटसाइड स्पेशली जंक फूड, यस यस ठीक है सर। तीसरा उनका स्ट्रेस, स्ट्रेस भी ओबेसिटी का एक मेन फैक्टर हो गया है। अब सर पहली चीज पे आते हैं, आजकल बच्चों में बाहर खेलने की प्रवृत्ति ना के बराबर रह गई, स्पेशली शहरों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपने बच्चों को खुद से उनके साथ रह के उनको बाहर खेलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए। उनको किसी गेम में या साइक्लिंग में जिसमें भी सहूलियत हो, फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा रखना चाहिए। आई थिंक ये ज़्यादा बड़ा रीज़न है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आई थिंक ओबेसिटी के बढ़ने का। दूसरा सर, उनकी क्लास में या सोसाइटी में परफॉर्मेंस है, हमें उस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ईज़ी गोइंग वे में बच्चे को
वो समाज में शायद बहुत हेजिटेट कर रहा है, कोई नहीं, धीरे से नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेस से उसके फूड की क्रेविंग बढ़ेगी या उसकी एपेटाइट सप्रेस हो जाएगी, या फूड बिंजिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। राइट। तीसरा सर ये है कि बच्चों में जंक फूड का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, तो इसलिए ये फैक्टर भी चाइल्ड ओबेसिटी के लिए बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कि जो टेस्ट बड है जी, वो लगता है एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे इसी प्रोसेस्ड जंक फूड से। बिल्कुल आई थिंक इसको बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर उसको एक बार आपने खिला दिया जी, तो फिर वो डिमांड करने लगता है, तो मैंने नोटिस किया है। बिल्कुल सर, बच्चा ईश्वर के पास से तो सीख के आता नहीं है कि पिज्जा बर्गर क्या है, शायद हम ही कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसलिए पिज्जा बर्गर, अब देखिए सर, सोसाइटी में रहना है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टोटल एब्स्टिनेंस, उसको परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें और बेस्ड ये चीजें दीजिए, और कोशिश करिए सर घर में बना दीजिए, बाहर का नहीं दीजिए। इसके अलावा सर, जब भी आप सपोज बहुत सारे पेरेंट्स खुद तो खा रहे हैं और बच्चे को मना कर रहे हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स को खुद भी इसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। अगर आप खाओगे तो बच्चा डेफिनेटली खाएगा। बहुत घरों में देखा गया है, टीवी चल रही, खाना खा रहे हैं, तो उस वक्त नहीं देखना चाहिए आपको। आप क्यों टीवी देख रहे हो? आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए बच्चों के साथ, बच्चों से पूछिए उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको डांटिए नहीं, उसके दोस्त बन के रहिए, तो बच्चा बहुत अच्छे से इन चीजों से दूर रह के और चाइल्ड ओबेसिटी की तरफ अग्रसर नहीं होगा। राइट। अच्छा, बच्चों में एक इम्यूनिटी के भी इशू है कि बच्चों में कभी-कभी इम्यूनिटी जब लो होता है तो आए दिन वो बीमार पड़ते हैं, कभी मतलब परफॉर्मेंस उनका लैक करता है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कोई आपके न्यूट्रिशन में कोई टिप्स हो बच्चों के लिए? डेफिनेटली सर, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उनको एक तो प्रोटीन का कंजम्पशन जो उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से देना चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट में दूध या दूध से बने पदार्थ, दही, पनीर, सोयाबीन या उससे बना पनीर होता है, प्रोटीन ग्रोथ के लिए हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आई थिंक। हाँ सर, इसमें ये सारी चीजें भी होती हैं। इसके साथ साथ जिंक, मैग्नीशियम और बाकी विटामिन्स का बहुत ज्यादा रोल है। जिंक, मैग्नीशियम का मेन सोर्स हमारा सर मोटा अनाज, नट्स, फलियां हैं, तो ये हमें डे टू डे बच्चों को जरूर देना चाहिए। जैसे भुनी मूंगफली, भुना चूड़ा, भेलपूरी, पोहा, या फिर आपने जैसे सत्तू का कुछ भी बना दिया। साथ में सर घी का जो कंजम्पशन है वो बच्चों में रखना चाहिए, बिकॉज घी इज वेरी गुड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। राइट। ठीक है, तो हमें रिफाइंड या प्रोसेस फूड, जैसे कि मैदा है, मैदे से चीजें हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें हैं, या बहुत ज्यादा मीठा चीजें हैं, मीठी चीजें हैं, या बहुत नमकीन, एक्सेसिव सॉल्ट, या सर कोल्ड ड्रिंक तो आजकल बिल्कुल अवॉइड करना है। टोटली बेवरेजेस में कोल्ड ड्रिंक तो घर में आना नहीं चाहिए। इसकी बजाय मट्ठा या छाछ जिसको आप बोलते हैं, कांजी या सूप्स या सत्तू ड्रिंक या नारियल पानी, यानी कि होम मेड जी, होममेड ड्रिंक्स को आप प्रमोट करिए। बिल्कुल सर, उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव फॉर्म में बच्चे को दीजिए। और मैं यहाँ एक चीज माओ से और जिक्र करना चाहूंगी, किसी भी चीज की प्रिपरेशन में बच्चों को शामिल करिए। ओके। तो बच्चे अगर उसमें शामिल रहेंगे तो उस चीज को एंजॉय करेंगे और कहेंगे ये मैंने बनाया है, तो उसको जरूर लेंगे, उसको कभी डिस्कार्ड नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने टिप्स दिया है, स्पेशली माओ के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। क्योंकि जो मैं गाइडलाइन देख रहा था, डायरेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें पीबी वर्ड एक है कि पोषण भी और पढ़ाई भी। जी बिल्कुल। तो इसी टैगलाइन के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे भी बात करना है, बहुत बड़ा विषय है, इस पे आगे भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया समाज के साथ कुछ शेयर करने के लिए। थैंक यू।